मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पास पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड में क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत ठोसों की ऊष्माधारिता के बारे में पढ़ेंगे। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स और स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। जैसा कि आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, किसी भी पदार्थ की ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा का तात्पर्य 1 ग्राम पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। ड्यूलोंग और पेटिट के नियमानुसार सभी ठोस तत्वों के लिए कमरे के ताप पर विशिष्ट ऊष्मा और परमाणु भार का गुणनफल लगभग 6.4 केल्विन -1 ग्राम परमाणु -1 के बराबर होता है। परमाणु भार और विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल को हम आणविक ऊष्मा भी कहते हैं। इस नियम को विभिन्न ठोस पदार्थों पर प्रयुक्त किया गया तो आणविक ऊष्माधारिता लगभग स्थिर 6.2 ± 0.4 कैलोरी पर डिग्री प्राप्त हुई, जबकि परमाणु भार में वृद्धि लगातार 7 से 200 तक की गई थी। परंतु यह नियम जो है कई ठोसों की ऊष्माधारिताओं का मान जो है 6.4 से कम पाया गया है, जैसे कि लगभग सभी ठोसों के लिए 6.4 इस नियमानुसार होना चाहिए, लेकिन बेरिलियम के लिए इसका मान 3.5, सिलिकॉन के लिए 4.7, बोरोन के लिए 2.5 और कार्बन जो कि डायमंड में होता है उसके लिए 1.35 कैलोरी प्रति डिग्री प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि आणविक ऊष्माधारिता 6.4 कैलोरी पर डिग्री का केवल सैद्धांतिक महत्व है। और हम ये जानते हैं कि ठोस पदार्थों के परमाणु, अणु या आयन क्रिस्टल में मजबूती से बंधे होते हैं, अतः वे न तो गति कर सकते हैं और न ही घूर्णन कर सकते हैं, लेकिन वे अपनी औसत स्थिति से कंपन कर सकते हैं। अतः ठोसों की जो गतिज ऊर्जा है उनकी कंपन ऊर्जा है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार प्रत्येक कंपन के लिए स्वतंत्रता की कोटि का मान 1/2 kT होता है और लंबवत तीनों अक्षों के लिए कोटि की ऊर्जा का मान के लिए कुल मान 3/2 kT हो जाता है। एक झूलते हुए पेंडुलम के समान कंपन करते हुए प्रत्येक कण की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा परस्पर अंतर परिवर्तित होती रहती है। अतः एक कण जो कि अणु भी हो सकता है, परमाणु या आयन हो सकता है, उसकी कुल ऊर्जा E बराबर उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। यहाँ पर गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होती है? p²/2m। p जो है मोमेंटम है, m परमाणु या अणु का भार है, b स्थितिज ऊर्जा है, यानी स्थिति की वजह से जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है। तो ये बराबर p²/2m + 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर x² है। यहाँ पर ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है ये दोलक की आवृत्ति है और m जो है दोलक का भार है। तो यहाँ पर ठोस की पूर्ण ऊर्जा जो है वो E बराबर n एप्सिलॉन बार के बराबर होगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। n प्रत्येक परमाणु के लिए स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या है और एप्सिलॉन बार को निम्न प्रकार से भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। एप्सिलॉन बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन
0 टू इन्फिनिटी किया जाए, और ई इंटू डी एन अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डी एन, जहाँ पर डी एन प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन के टी। उपरोक्त समीकरण के हल से एफ साइलन बार का मान के टी प्राप्त होता है, अतः एफ साइलन इक्वल्स टू के टी। क्योंकि दोलक 3 परस्पर लंबवत दिशा में कंपन करता है, यानी 3 परस्पर लंबवत दिशा यानी एक्स वाई जेड एक्सिस में कंपन करता है, अतः औसत ऊर्जा एफ साइलन बार इक्वल्स टू ई के टी। तो इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन है। इक्वेशन फोर्थ का मान इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन फोर्थ का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर ये इक्वेशन सेकंड है, इसमें रखने पर सेकंड में जब हम रखेंगे तो E इक्वल्स टू 3 NKT इक्वल्स टू 3 nRT। यहाँ पर N जो है नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो E इक्वल्स टू 3RT जबकि N इक्वल टू 1 हो, अतः CV इक्वल्स टू डेल E अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू 3R यदि N इक्वल टू 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं CV इक्वल्स टू 3 इंटू 1.98, R का मान 1.9 कैलोरी प्रति केल्विन के करीब होता है, तो बराबर 5.94 कैलोरी प्रति केल्विन प्रति परमाणु होगा। तो CV का मान 5.94 आ रहा है इसके अनुसार। तो ड्यूलोंग और पेटिट के नियम के समान है, और यह गतिकीय सिद्धांत से ड्यूलोंग पेटिट नियम की जो है को ड्राइव किया जा सकता है। यहाँ पर इस चित्र में हम देखें, जब CV को R के अगेंस्ट में प्लॉट किया जाता है, CV अपॉन R को T के विपरीत हम प्लॉट करते हैं, तो अलग अलग एलिमेंट के लिए या एलिमेंट के परमाणुओं के लिए इस तरह का कर्व प्राप्त होता है, जो ये बताता है कि उच्च ताप पर, तो ये ड्यूलोंग और पेटिट के नियम का पालन करता है, या हम कह सकते हैं कि प्रायोगिक रूप से जो है ऊष्माधारिता तापक्रम के साथ साथ परिवर्तित होती है, और प्रायोगिक रूप से ऊष्माधारिता का यह मान उच्च ताप पर पाया जाता है। अर्थात क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार एकाणु के लिए ऊष्माधारिता का मान तापक्रम पर निर्भर नहीं करता, जबकि यह प्रायोगिक रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है कि ऊष्माधारिता का मान तापक्रम के कम होने पर घटता है। यानी कि इस जो डायग्राम है इसमें लेड, कॉपर, सिलिकॉन और डायमंड की ऊष्माधारिता का मान ताप के साथ परिवर्तन को बता रहा है। यह परिवर्तन जो है क्लासिकल सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया जा सका, और इसके पश्चात अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1907 में प्लांक क्वांटम थ्योरी के आधार पर इसे समझाया, और उसके अनुसार ठोस में परमाणु स्वतंत्र होते हैं। प्रत्येक परमाणु सरल आवर्ती दोलक के समान व्यवहार करता है। उसकी कंपन ऊर्जा होती है, जो प्रत्येक ठोस में जो ऑसिलेटर्स होते हैं, जो दोलक होते हैं, वो समान परमाणु व्यवहार करता है, और उसकी कंपन ऊर्जा होती है जो कम से कम ऊर्जा की बहुसमाकलन होती है। तो E इक्वल्स टू NE न्यू इक्वल्स टू N न्यू 0, और एफ साइलन इक्वल टू H न्यू 0।
यानी कि ये न्यू जीरो जो है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है और न्यू जो है दोलक की आवृत्ति है। जब ठोस को गर्म करते हैं तो उसकी कंपन ऊर्जा बढ़ती है, जबकि कंपन करते हुए परमाणु की ऊर्जा लगातार नहीं बढ़कर क्वांटीकृत रूप से बढ़ती है, जिसे कि हम एप्साइलन 2 एप्साइलन 3 एप्साइलन यानी n इक्वल टू 1 2 3 4 होगा यहाँ पे। तो इस आधार पर ये एप्साइलन 2 एप्साइलन और 3 एप्साइलन के बराबर के रूप में बढ़ती है। तो बोल्ट्जमान के अनुसार औसत ऊर्जा का मान E इक्वल्स टू एप्साइलन E अपॉन एप्साइलन अपॉन के टी बराबर E इक्वल्स टू हम बता रहे हैं एच न्यू जीरो के बराबर, एप्साइलन बराबर एच न्यू जीरो। तो यहाँ पर एप्साइलन का मान रखने पर एच न्यू जीरो अपॉन ई की पावर एच न्यू जीरो अपॉन के टी -1। तो ठोस की मोलर ऊर्जा E इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 3 E मतलब यानी कि औसत ऊर्जा बराबर n 3 एच न्यू जीरो अपॉन E एच न्यू जीरो अपॉन के टी -1। इसके संगत ठोस की ऊष्माधारिता सी बी इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू 3n के ब्रैकेट में एच न्यू जीरो अपॉन के टी। इस ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन प्राप्त होगी का होल स्क्वायर ई टू द पावर एच न्यू जीरो अपॉन के टी अपॉन ब्रैकेट में ई एच न्यू जीरो अपॉन के टी -1 का होल स्क्वायर। कम ताप पर एच न्यू जीरो जो है वो के टी की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है तथा ई एच न्यू जीरो अपॉन के टी ग्रेटर देन 1 है कम टेम्परेचर पर। तो अब अतः सी वी बराबर 3n के एच न्यू जीरो अपॉन के टी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एच न्यू जीरो अपॉन के टी। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उस स्थिति में एच न्यू जीरो अपॉन के टी का मान बहुत कम हो जाता है। अतः सी वी इक्वल टू 3n के इक्वल्स टू 3r बराबर 3 इंटू 1.98 जो कि लगभग 5.98 कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम परमाणु के बराबर होता है। तो सी वी का मान जो है 5.94 ड्यूलोंग पेटिट के समान है या उसके लगभग समान है यहाँ पर। तो और डेबाई सिद्धांत के अनुसार किसी भी क्रिस्टल के समस्त कण समान आवृत्ति से कंपन नहीं करते। n परमाणु रखने वाले तंत्र की जो ऊर्जा है वो E इक्वल्स टू 9n अपॉन पी एम क्यू, फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू Vm तक एच न्यू अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी -1 प्लस एच न्यू अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है वो इंटीग्रेशन के बाद शुरू होगा और फिर एच न्यू जीरो फिर ब्रैकेट क्लोज न्यू अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज फिर बी जीरो स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर डी बी। तो वी तंत्र की आवृत्ति है और वी एम अभिलाक्षणिक आवृत्ति है। ई का मान सी वी बराबर डी ई अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वी में रखने पर दो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जो निम्न है। जब ताप अनंत की ओर अग्रसर हो तो सी वी इक्वल्स टू 3r और जब ताप शून्य की ओर अग्रसर हो तो t टेंड्स टू 0 तो सी वी इक्वल्स टू 464.6 t अपॉन थीटा डी पी अपॉन थीटा डी क्यूब ब्रैकेट क्लोज क्यूब। तो सी वी प्रोपोर्शनल टू T3। इस सिद्धांत के अनुसार निम्न ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा ताप के घन के साथ बदलती है।
और परम शून्य ताप पर यह शून्य हो जाती है और इसे हम T3 नियम भी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।